बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से। ज़्यादातर बात हमारी मेरे चैनल पे या बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उनके चैनल्स पे हम इन इश्यूज पे बात करते रहते हैं। कभी कभार लाइटर मूड पे बात होती है, कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन यह कि मैं ये कहता हूँ कि गपशप जैसे हो जाती है। जिस तरह कल योम जमहूर मनाया जा रहा है हिंदुस्तान का, उस हवाले से, और पाकिस्तान में 23 मार्च मनाया जाता है, बहुत बड़ी परेड्स और ये सारी चीजें होती हैं। तो हिंदुस्तान में भी उसी तरीके से वो लोग कर रहे होते हैं, अपना एक पावर शो होता है कि यार हम क्या क्या बना चुके, अपने लोगों को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, और हम 23 मार्च को ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है दोनों लोगों में। बेशक वो एक दूसरे को ज्यादातर वो चीजें दिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के हवाले से बड़ा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का, और वहां पे जो नेबर कंट्रीज को उन्होंने कोविड की वैक्सीन दी है उस हवाले से भी बहुत सारी चीजें हो रही। द थर्ड थिंग इज द रोल ऑफ मीडिया। दोनों साइड पे, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया क्या करता है, रिपोर्ट क्या करता है, या फिर ऐसी चीजें जो हम जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं वो भी किया जाता है एज ए जर्नलिस्ट। ये हमें मतलब जैसे भी कहें, लेकिन ये चीजें सारी चल रही होती है मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये सारी चीजों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट। आरजू काजमी, आप जानते हैं उनको, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त आशीष भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून आपको कहते हैं, नमस्कार कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? थैंक यू फकर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी एंड आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आरजू आपको भी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, और आपके सारे व्यूअर्स को भी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आरजू, क्योंकि वैसे लेडीज फर्स्ट होता है आशीष, लेकिन क्योंकि आप सरहद के उस पार से हैं तो आप मेहमान हैं हमारे। वैसे तो आरजू भी मेहमान है, लेकिन ये कि वो यहाँ की है तो इस वजह से मैंने ये एक फॉर्मेट रखा हुआ है कि जो वहाँ का मेहमान होता है उससे हम स्टार्ट लेते हैं। आशीष, एक तो ये है कि कल यूम जमहूरिया मनाया जा रहा है, आपका यूम जमहूर मनाया जा रहा है, आपका रिपब्लिक डे है आपका कल। यकीनन उस हवाले से तो शायद हमें जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ 23 मार्च होती है तो उस पर भी खैर फिर हम कभी बात करेंगे, लेकिन कल आपका ये है और बड़ा बिजी स्केजुअल होता है एज ए जर्नलिस्ट, आप क्योंकि शो होस्ट करते हैं। तो इस सारी चीजें, एक तो थोड़ा सा हमें उसके हवाले से बताएं कि आप लोग क्या क्या करते हैं अपने रिपब्लिक डे के ऊपर, मतलब जिस तरीके से हमारा पावर शो होता है 23 मार्च को। सबसे पहले तो होता है कि जनरली अभी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तब से होता यह है कि जनरली हम इंडिया के रिपब्लिक डे पे एक कोई चीफ गेस्ट देखते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर ब्राजीलियन लीडर बोल्सोनारो थे, और इससे पहले बराक ओबामा भी रह चुके हैं। इस बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था। उन्होंने कॉन्फर्मेशन भी दी थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुआ था, लेकिन बिकॉज वहां पे यूके में नया स्ट्रेन आया, यूके में खुद कई जगहों पर लॉकडाउन नया शुरू हुआ, और इसीलिए वो इस बार रिपब्लिक डे में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस बार आई थिंक रेयर इंसिडेंट है जब हमारे पास अभी चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार रिपब्लिक डे में कोई होगा नहीं इंटरनेशनल लीडर, प्राइमरीली बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कोविड वाली कि बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों को आना जाना रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, लास्ट मिनट चेंजेस काफी हो रहे हैं। सो उसमें रिपब्लिक डे में ऐसा होता ही है कि हम राजपथ पे, जो बेसिकली इंडिया का पावर हाउस है, प्रेसिडेंट्स हाउस के सामने राजपथ जाता है इंडिया गेट तक, जहां पर अब नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है 2 साल पहले, वहां तक, और वहीं पे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी है, मतलब सारे टॉप मिनिस्ट्रीज वहीं पर है। तो उस राजपथ पे एक बड़ी परेड निकलती है। उसमें प्राइमरी एलिमेंट तो ऑब्वियसली डिफेंस का होता है, लेकिन डिफेंस के अलावा ऐसा नहीं है कि केवल उसी चीज पर ध्यान दिया जाता है। वो रिपब्लिक डे परेड एक इंडिया जो कि अपनी डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंटेंस कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वो ज्यादा मेन हाईलाइटिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमारी नजर में वो हम कम उसे समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब मिसाइल्स और टैंक्स और गन्स होते हैं तो एज ए नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर हम उस पर तरफ ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो वो तो एलिमेंट होता ही है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग कल्चरल परेड होती है, उनकी अलग अलग टैब्लू होती है, झांकियां होती हैं कि असम किस लिए जाना जाता है, गुजरात की बात बताते हैं, महाराष्ट्र की बात बताते हैं, दिल्ली और बाकी सब स्टेट्स की,
और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से भी अपनी अपनी झांकियां होती है। तो वो एक इंडिया को भी देखने मिलता है कि हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं उसकी क्या खासियत है। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज के अपने अपने होते हैं, जैसे कि DRDO है, इसरो है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है। सो वो सारे मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी तरफ से भी एक एक टैबलू निकालता है। इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो परेड का डिस्टेंस लिमिटेड है, टाइम स्पेसिफिक है, तो उसमें हर एक मिनिस्ट्री, हर एक स्टेट वो कट नहीं कर पाता है, वहां तक आ नहीं पाता है। तो इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन। हर एक स्टेट अप्लाई करता है, हर एक मिनिस्ट्री अप्लाई करती है, सबको जज किया जाता है कौन बेस्ट है, कौन बेहतर है। तो उनमें से आधे लोग ही परेड के लिए फाइनल अपना टैबलू अप्रूव करा पाते हैं। तो ये बहुत टफ कंपटीशन होता है इंटरनली, लेकिन इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वो मिलिट्रीली भी काफी कुछ पोर्ट्रे करता है, साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडिया क्या कुछ किया है रिसेंट पास्ट में, और इंडिया क्या एम कर रहा है, ये सबकी आपको एक झलक देखने मिलती है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टू वे मैसेज होता है, डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। डोमेस्टिक इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हम तो स्टेट में भी कुछ किलोमीटर दूर बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है, कल्चर में डिफरेंस देखने मिलता है। तो वो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, तो हम लोगों को खुद को भी कई बार कई चीजें देख के समझ में आती है कि अच्छा वहां पे ये है, वहां पे वो है। तो वो डोमेस्टिक मैसेज होता है। और मिलिट्री तो ऑब्वियसली हर एक देश अपने देशवासियों को बताता है कि आप सुरक्षित हैं, हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम कितने सक्षम हैं। वो एक पोर्ट्रेल का एक अपॉर्चुनिटी होती है। और इंटरनेशनली ऑब्वियसली इन सब चीजों को सब लोग देखते हैं, क्योंकि एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो सब इन्वाइटेड होते हैं रिपब्लिक डे पे, और हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। कोविड के चलते इस बार ऑब्वियसली वो काफी कर्टेल होगा, लेकिन राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड के दिन आप सामने बैठ पाए, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और बहुत ज्यादा उसके लिए महामारी भी चलती है पास के लिए, तो जबरदस्त एक्सपीरियंस। और वो जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त आपने बात की। तकरीबन मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे 23 मार्च हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो तकरीबन उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चारों सूबों के, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग कश्मीर, उनके भी इसी तरीके से मतलब उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए होते हैं और वो लोगों को दिखाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक प्लेस है इस्लामाबाद में जहाँ पर ये 23 मार्च को ये सारी चीजें होती है। लेकिन बेसिक यहाँ पे भी मिलिट्री का तो खैर ज्यादा वो जोर ज्यादा है हमारे यहाँ, तो वो फिर मेन चीज वही होती है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे कल्चर्स की चीजें भी दिखाई जाती है। और अच्छा लगता है ये कि आपके मुल्क ने क्या किया है साल में या 2 में या 5 में या 10 में। आरजू, हम बात करेंगे, मतलब ये वाली चीज तो चल रही है और मीडिया के हवाले से भी आशीष से बात करेंगे, लेकिन एक हमारा यहाँ का इशू है 23 मार्च को, उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एक मसला हुआ, मतलब करीमा बलोच को शहीद किया गया, या मतलब उसकी जिसे कहते हैं कि डेथ हुई वहां पर कनाडा में, टोरंटो में, और उनकी डेड बॉडी कल पहुंची पाकिस्तान, और उनके बरियल का जो सिस्टम था उसमें बहुत कर्फ्यू जैसा समा, मतलब मैंने कल रात भी वहां कुछ लोगों से बात की, तो उस हवाले से थोड़ा सा मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। मतलब इससे हट कर कि उनका नैरेटिव क्या था, वो एक अलग चीज है। एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फखर, जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह से उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई, करीमा बलोच की, और फिर उनकी फैमिली को नहीं पास जाने दिया गया, और सुना यही गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी या जो गवर्नमेंट है वहां पे बलूचिस्तान की, उन्होंने खुद ही कहीं पे उनको दफना दिया है, और फैमिली को ना चेहरा देखने दिया गया, ना आगे जाके कोई किसी किस्म की भी जो रसूमात होती हैं वो भी नहीं अदा करने दी गई, जो कि एक तरह से हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ ही ये बात जाती है कि पहले तो ये कह रहे हैं कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कनाडा से भी कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जाए कि इसमें किसी किस्म की एजेंसी इन्वॉल्व थी या कुछ था। लेकिन ये सब कुछ हरकतें करके ये जिसे कहते हैं कि वो चोर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, कि इन्होंने अपने आप को खुद ही एक तरह का मशकूक बना दिया है, खुद ही अपने आप को एक तरह से कटहरे में खड़ा कर दिया है कि इन्होंने किस बात से ये डर रहे थे। वहां पे जो है वो प्रोटेस्ट तो चलते ही रहते हैं मिसिंग पर्सन्स के लिए भी, और दूसरे भी बलूचिस्तान में
तो अगर एक ये प्रोटेस्ट भी हो जाता तो क्या हर्ज था, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट के ऊपर ये बात तो ना आती कि उसकी फैमिली को जो है आगे नहीं आने दिया गया, फैमिली को अटेंड नहीं करने दिया गया, किसी किस्म की जो भी होती है हमारे रिलीजन में या कहीं पर भी रसूमात कुछ भी नहीं करने दिया गया, खुद ही ले जाके चोरों की तरह ले जाकर जो है वो इस तरह से दफना दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल है बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी ये बात। ठीक है आरजू, बिल्कुल सही है। आशीष, असल में ये एक लोकल इशू था हमारा, इसलिए हमने बात करनी चाहिए कि ज़रूरी था, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मतलब वी वांट टू शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स। आशीष, एक तो बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया का। आप भी एक जिसे कहते हैं कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वहां पर काम करते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप काम करते हैं। एक तो ये पूछना है आपसे कि क्या क्या मसाइल हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एडिटोरियल पॉलिसीज तो आपके यहाँ हमारे यहाँ दोनों चले होती होंगी, लेकिन और भी बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके काम को, उसमें खलल डालते हैं या उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ एज ए जर्नलिस्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, मतलब सब नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आपका एक एडिटोरियल पॉलिसी होगी, बस जस्ट आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे एडिटोरियल पॉलिसीज जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने मीडिया हाउस के होते हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, देयर इज नो डाउट। और अगर कोई ये कहेगा कि नहीं कुछ नहीं है और केवल कंप्लीटली हम एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो वो अपने आप से भी झूठ बोलेंगे और व्यूअर्स को भी। लेकिन ये कहना कि किसी तरह की जो गवर्नमेंट वाली इन्फ्लुएंस है वो इंडियन मीडिया पर इंडिया में काम करती है, मुझे नहीं लगता। मैं देखिए इसलिए क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली आपको और आपके व्यूअर्स को बता सकता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कवर करता हूँ, मैं डिफेंस कवर करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में काफी कुछ कवरेज करता हूँ, फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो बीट्स हैं, ये वो डोमेन्स हैं जहां पर अगर हल्का सा भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आनी होगी तो आपको तुरंत दिखाई दे देगी, महसूस हो जाएगी। मुझे अभी तक नहीं महसूस हुई, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो कुछ हैं वो इन्फ्लुएंस करता है। यस, इंडिया में इंडियन मीडिया हाउसेस को सबसे ज्यादा फैक्टर मुझे लगता है जो इन्फ्लुएंस करता है वो है कमर्शियल एस्पेक्ट। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन बेस वाली चीजें बहुत कम है और धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो कमर्शियली इंटरेस्ट ड्रिवन चीजें, और उसके लिए मीडिया हाउसेस के अपने खुद की जस्टिफाइड दलीलें भी हैं, जो कि मैं भी कुछ हद तक अग्री करता हूँ। वो ये है कि जब आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, काफी ज्यादा पैसा लगता है डेली बेसिस पर उसे चलाने में, तो जब अगर लोग नहीं डायरेक्टली पे करते हैं तो ऑब्वियसली देयर हैव टू बी अदर मींस एंड मेथड्स व्हिच प्राइमरीली इज द एडवर्टाइजमेंट। उसमें होता ये कि साउंड सो सिंपल कि नहीं ठीक है एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, सभी ले रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया में वो थोड़ा बहुत ज्यादा ड्रिवन हो जा रहा है, दैट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। अब आप ये पूछेंगे कि मैं आपके व्यूअर्स को बता दूंगा तो ये किस तरह से बाकी गेटवेज को भी ओपन कर देता है। उसमें क्या होता है, उससे आप इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आप इनवाइट कर रहे हैं एज ए मीडिया हाउस। अगर आप कमर्शियल ड्रिवन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज कमर्शियली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आप भले ही पॉलिटिकल पार्टीज से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपने एक दरवाजा वो खोला है, एक रास्ते पे वो जा चुके हैं जहां पर वो रास्ता भी आकर मिलता है। सो वो इन्फ्लुएंस एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। पर डायरेक्टली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या फिर इन्फ्लुएंस, पर्सनल बायसेस मीडिया हाउसेस के, पर्सनल बायसेस जर्नलिस्ट के, अगर आप हटा दें तो ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर जर्नलिस्ट लोगों के खुद के अपने पर्सनल बायसेस भी कई बार आ जाते हैं, जो कि हमारे प्रोफेशन में हम सब से एग्री करेंगे कि वो सिन है। ये नहीं आना चाहिए, अपने पर्सनल थॉट्स एंड व्यूज एंड बायसेस, बट आ जाते हैं। मीडिया हाउसेस के, मीडिया हाउस के ओनर्स के कई बार बायसेस आ जाते हैं, तो वो बायसेस रिफ्लेक्ट होते हैं। और अगर आप अपने आप को एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ कंपनी, एज अ चैनल, एज अ प्लेटफॉर्म, इफ यू आर वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ biases or influence, then trust me, it need not necessarily be in just one direction. आपने एक ओपनिंग दे दी है, फिर एक रास्ता दिखा दिया है, तो उस रास्ते का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये सबकी अपनी मीडिया हाउसेस की और जर्नलिस्ट की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे आ जाता है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना फिल्टर कर रहे हैं,
कितनी अपनी आंख कान खोल के रखे हैं, पर प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है, देयर इज नो डिनाइंग दैट। इंडिया में प्रैक्टिकली बहुत शॉर्टली फकर कहना चाहूंगा, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए, चलिए सेंटर में किसी की गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो हैं, तो वहां पे भी तो देयर इज ऑलवेज वो बैलेंसिंग फैक्टर्स आ ही जाते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंस आप कहीं हो रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टीज के हैं। जैसे कि आज अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के, वो भी बड़े और पावरफुल स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या फिर कांग्रेस के जो यूपीए अलायंस है उनकी गवर्नमेंट। तो अगर आप कहीं एक ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिफॉल्ट आपको ध्यान देना ही पड़ रहा है। सो वो एक काउंटर बैलेंस इज अ डिफॉल्ट प्रोसेस, बिकॉज इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो जाता। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट अच्छा भी लगता है, हालांकि वो हमारे प्रोफेशन में इंडिया में ठीक नहीं है, वो ये है कि इतने सारे मीडिया हाउसेस हैं ना, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कोई एक चैनल या 5 या 10 चैनल किसी एक पार्टी की तरफ या किसी गवर्नमेंट की तरफ लीनिंग दिखाएं, there is always going to be another bunch, and with that bunch is much larger and is equally capable to penetrate the society and the common masses, जो उसको काउंटर कर देगा। So viewers के पास में क्या होता है, रिमोट के बटन से वो 2 चैनल इधर और 2 चैनल इधर, उनको 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। वो जनरली किसी और कंट्री में इसलिए कम हो पाएगा क्योंकि उनके नंबर ऑफ चैनल्स कम होते हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा है ना कि आपको वो आप वन साइड नरेशन बना ही नहीं सकते। तो अगर कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इसको ऐसे इन्फ्लुएंस कर दें, उसको ऐसे इन्फ्लुएंस कर दें, तो जस्ट बिकॉज चैनल ए इज गेटिंग इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट मी, चैनल बी बीइंग द कॉम्पिटिटर विल गो द अदर वे। So it's going to ultimately impact the government. So that default, I would say, positivity comes into the factor because of pure number. There is huge number of news channels, regional level पे, national level पे, और अब तो डिजिटल और सोशल मीडिया आ गई है, तो अब वो इन्फ्लुएंस करा के किसी को हाथ मरोड़ के ये लाइन ले लो, वो लाइन ले लो, ऐसा बोल दो, ऐसा मत बोल दो, इट डजंट मैटर एनीमोर। अगर वो करवाना भी चाहे तो बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत टेम्पररी होता है। ओके, ठीक है, बिल्कुल आशीष। लेकिन आरजू, बात की आशीष ने आखिर में डिजिटल मीडिया की, मैं वहाँ की मतलब फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया में बहुत ज्यादा पिछले 2-3 सालों से इश्यूज पे मैं आऊंगा, लेकिन अभी आरजू से टेक लूंगा। आरजू, आप क्योंकि सोशल मीडिया भी यूज करती हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे अखबारात के लिए आपने लिखा भी, अब भी लिखती हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है। क्या आप मतलब एज ए जर्नलिस्ट क्या फील करती हैं कि क्या क्या चीजें, और साथ में सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए फीमेल जर्नलिस्ट, मतलब क्या बताएंगी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या क्या मसाइल आए आपने फेस किए यहाँ पर पाकिस्तान में? सबसे पहले तो फकर, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, वहां पर जब मैं शो कर रही थी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था कि आपने ये बात नहीं करनी है, आपने इस मिनिस्टर को कुछ नहीं कहना है, फलाने एडवाइजर के लिए आपने कोई बात नहीं करनी है, और चलते शो में से हेडर हटा दिए जाते थे, और प्रोड्यूसर से कहा जाता था कि इनको रोको, इनसे कोई बात ना करें, और फिर टॉपिक एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये चीज एज अ जर्नलिस्ट मुझे तो सूट नहीं करी, और इसलिए मैंने फिर वो जो था चैनल मैंने छोड़ दिया था, और मैं फिर उसके बाद एक तरह से फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब यूट्यूब चैनल में आपको ये लिबर्टी तो जरूर मिलती है कि आप हर बात कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है, आप खुद अपने बॉस होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, और आपको तरह तरह से हैरेस किया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है, आपके बारे में गलत न्यूज चलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं। और एज अ फीमेल मैंने खासतौर पे अभी स्पेशली जो लास्ट 3 to 4 months गए हैं, उसमें हर तरह की ही चीजों को फेस किया है, जिसमें जो है मार देने की धमकियां भी आई, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ। उसके बाद आजकल रिसेंटली 3-4 दिन से जो है वो एक चल रहा है कि ट्रेंड चलाया हुआ है कि जी ये ISI की एजेंट है, ये इंडियन चैनल से पर शो $500 ले रही है। मैं तो मतलब
अमीर हो गई होती। आशीष प्लीज आप लोग क्या करते हैं यार, हमको टका नहीं देते बुला के, तो तो मैं पता है बगैर क्या, वीडियो पे बोलूं, आरजू के साथ, आरजू हैज अपीयर्ड एंड बकर और यू टू हैव अपीयर्ड ऑन माय चैनल इन माय डिस्कशंस इन डिबेट। हमने अभी तक कोई चेक नहीं दिया, इन केस आरजू एक्सपेक्ट कर रही है कि पेमेंट आरजू अमीर रह जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं, हम तो नहीं पे कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते, वो कर्टेसी फीस होती है जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दी जाती है। दीज आर कर्टेसी फीस फॉर कि आप हमारे लिए समय निकाल के आए, एंड एज आई सेड कि हम भी तो अपना एक कमर्शियल एस्पेक्ट चला ही रहे हैं, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, तो वो कर्टेसी फीस होती है। नहीं एक्चुअली आशीष, पाकिस्तान में जो गेस्ट जाते हैं ना टीवी चैनल्स पे, उनको हम कुछ पे नहीं करते, कोई भी चैनल नहीं देता, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा चैनल हो। तो जब मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, तो मेरे तो खैर माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई पेमेंट होती है, ना ही मैंने किसी से कहा, और ना ही मैंने कभी कोई पेमेंट रिसीव की। और ये अलग बात है कि आई रियली एंजॉय कि जब मैं इंडियन टीवी पे बात करती हूँ तो बड़ा मजा आता है, और अब तो बहुत सारे दोस्त भी बन गए, शायद पाकिस्तान में शायद इतने दोस्त नहीं है जितने इंडिया में बन गए। लेकिन अभी कोई 4-5 दिन पहले जो है मेरे लिए एक ट्रेंड चलवाया गया। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या रीजन थी, क्या थी, जो कि अभी तक चल रहा है, और उसमें बार बार जो है वो डिफरेंट फेक आईडीज के साथ ये बताया जा रहा है कि जी ये इंडियन चैनल से पैसे लेती है, और ये इससे पैसे लेती है, उससे लेती है, और बहुत ज्यादा मतलब एज अ फीमेल आई फील के रोका जा रहा है काम करने से। और मतलब किसी ना किसी तरीके से कोशिश है कि मैं आगे कुछ बात ना कर पाऊं और बोल ना सकूं, कि यहाँ तक कहा गया कि ये इतना कुछ बोलती है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये जिंदा कैसे है पाकिस्तान में। मतलब अगर पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत गलत इंप्रेशन है कि यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता। आप जरूर सैटेलाइट चैनल्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप बात कर सकते हैं। और उसके लिए भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे कोई लाइन ड्रॉ होती होगी, कुछ होता होगा। कोई वो जैसे मुझे एक जो पैनलिस्ट हमारे साथ आते हैं वो कहते हैं कि लिस्ट बन रही है और तुम्हारा नाम उसके अंदर है, सिर्फ अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो वो लोग जो है वो मुझे पूछ रहे हैं कि जी अभी तक अगर हामिद मीर को उठा के ले जाया गया तो ये अभी तक बची भी कैसे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये परेशान हो रहे हैं उनको मैं बता दूंगी मेरा नंबर नहीं आया, जिस वक्त नंबर आएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ना तो मैं बात करना छोड़ूंगी, और ना ही मैं पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है और सही होने की जरूरत है, ना ही मैं उसके बारे में बात करना बंद करूंगी। चाहे जितना मर्जी ट्रोल करना है कर ले, जितना मर्जी। मुझे आशीष ये हालत हुई कि मैंने यूट्यूब पे अपना जो कमेंट सेक्शन है मुझे वो बंद करना पड़ा। ओरिजिनल आईडी के साथ कोई नहीं आता है, फेक आईडी के साथ आते हैं, और इंडियंस की आईडी बनाई हुई है, मुझे नहीं पता वो वाकई में इंडियंस हैं या नहीं है। और हर तरह की जिसे कहते हैं ना अब्यूज करना, गालियां देना, कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैंने फाइनली वो सेक्शन बंद कर दिया। तो अब फिर परेशानी है कि सेक्शन बंद क्यों है कमेंट्स का। भाई आपको मतलब कोई हद होती है यार, मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। इसका इंटरव्यू क्यों बनाया, उसका क्यों बनाया, ये क्यों किया। तो ये इस तरह का पकड़ काम से रोका जा रहा है। और बहुत आजकल बहुत ज्यादा जो है मुझे हैरेस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी फीमेल्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उनको काम करते रहना चाहिए। इसलिए कि इस तरह की चीजों से अगर आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका मकसद पूरा हो गया। वो यही चाह रहे हैं कि आपको रोकना। अगर आप रुकेंगे तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें और अपना काम करते रहें। बिल्कुल सही बात आपने की आरजू जी। यही करना चाहिए हमें, हमारे अंदर इतना करज होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है, मैं मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज ए मेल जर्नलिस्ट। मैं मतलब मेरा तो खैर इस तरह का वो नहीं है, मतलब इतनी न मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है इतनी ज्यादा, ना कुछ और है, बट फिर भी आप देख रहे होते हैं कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। लेकिन आशीष मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, ये चीजें हैं। मतलब लोगों ने एक जिसे कहते हैं ना एक तमाशा बनाया होता है यार कि पता नहीं क्या कर लेंगे। आज तक मैं जब से ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इसको मैं यूज करता हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे पास दूसरी आशीष आईडी नहीं है। मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं यार तुम्हारी कितनी आईडीज हैं ट्विटर के ऊपर, मैंने कहा था ओनली वन, फखर जई 7 वाली। इसके अलावा वाकई में मेरे पास कोई आईडी नहीं है।
फेसबुक मैंने कहा सिंगल आईडी, यार मैंने कहा करना मुझे क्या है कि मैंने 10 आईडीज बना के मुझे उसको यूज करना है, लेकिन ये अफसोस के साथ ये चीजें हैं। और ये मतलब फीमेल जर्नलिस्ट से पहले पाकिस्तान में भी मतलब ये चीज हुई, और मेल के साथ भी मुख्तलिफ तरीकों से आशीष किया जाता है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ जर्नलिस्टों को इस तरीके से ट्रोल करके या तंग करके, मतलब मेल हो या फीमेल हो, रिस्पेक्ट सब, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, वो इससे ये नहीं है कि मतलब हम सिर्फ करें। लेकिन फीमेल मेरा ख्याल से उनके लिए सबसे, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी आप चीज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ इस तरीके से चीज क्या होती है, उस पर आप अपना कमेंट करें प्लीज। नहीं, यहाँ पर भी होती तो है, पर इतना ब्लेटेंट और इतना ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट वाला इंडिकेशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे होती हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, वो सब, किसी को कोई बातें ठीक लगती है, किसी को नहीं लगती है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, वो सब होती है, पर इतना कभी खराब और गंदा होता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजू की बात से कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट की एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में हैं इस्लामाबाद में, कराची में, उनका किसी ना किसी तरह का सपोर्ट है, वो बहुत डेडली है। दो बातें कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू आरजू, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली आप काम करें और अपने फुल फर्म कन्विक्शन के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। पर्सनल सेफ्टी को आप दाव पर लगाकर काम कर रहे हैं। सो माय सल्यूट टू यू एंड माय डबल सल्यूट यू, स्पेसिफिकली बीइंग अ वुमेन जर्नलिस्ट डूइंग दिस. I know this thing. I can remotely feel it primarily because Arju से मैं first time नहीं सुन रहा हूँ. There are a lot of other Pakistani journalists I've heard जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा है. मैं क्योंकि कई बार फॉरेन टूर्स पे जाता हूँ तो वहां पे मुझे मिलते हैं फोन पे और सोशल मीडिया पे, बहुत सारी बातें हो नहीं पाती हैं, लेकिन वो जब मिलते हैं तो बताते हैं तो मुझे खुद को डर लग जाता है. मुझे तो यहाँ तक कई बार फीलिंग आई है कि जब मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा ऐसा होता है, सर्वेलेंस हो, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, तो मुझे डर लगने लगता है कि मैं एक फॉरेन सॉइल पे हूँ, न्यूट्रल कंट्री में तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि अभी कहीं कुछ ना हो जाए. और अब ये सही भी है. कई बार मुझे दिखाया गया है, देखो आशीष जो हमारे पीछे है ना, कहीं डिनर करके हम कहीं जा रहे थे अपने अपने होटल्स में, तो बोले कि ये जो आ रहा है ना, देखिए ये हमको सुबह से फॉलो कर रहा है. मैंने कहा तू अभी बता रहा मुझे ये फॉलो कर रहा है? तो बोला कि यार डोंट वरी, तुम्हें बता दिया, क्योंकि वरना फिर हमारा दिन वेस्ट हो जाता, हम काम नहीं कर पाते. तो मुझे वो डर फील हुआ, और एक नहीं, मैंने कई लोगों से ये चीज सुनी है. नाउ दिस वेयर द मेन टॉपिक कम्स इनटू पिक्चर. ये एस्टैब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जर्नलिस्ट अगर अनसेफ फील करे और इस तरह की चीजें हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर कीजिए कि उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए. आप अगर इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं एज एन एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे कॉल देयर इन इस्लामाबाद, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर मिलिट्री हो, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आप चुप भी बैठ रहे हैं, इट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट tacit support that you are giving to people who are creating a vicious atmosphere for Arzu and many other journalists like her. इस तरह की चीजें internationally आपको बहुत ज्यादा, as a country, as a society, it puts a country in a very bad light, a society in a very bad light. देखिए, difference of opinions हो सकते हैं, dissent हो सकता है, लेकिन आप चलिए, कुछ लोग उसमें हमेशा होते हैं जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, सोशल मीडिया पे हो या फिर बाकी जगह, जो थोड़ा अब्यूजिव हो जाते हैं, ये वो, वी कैन अवॉइड दैम. बट अगर ये इतनी इंटेंसिटी हो जाए कि किसी को डर लगने लगे और इस तरह से आप बदतमीजी करने लगे और किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट का फेलियर है. और एट द सेम टाइम मुझे जैसे पता चला फकर थ्रू योर चैनल इन दिस इंटरव्यू, आई रिक्वेस्ट, I'm not that senior a journalist, but I request all my colleagues and friends in Pakistan to ensure and stand up, because if it's Arzu today, it may be you tomorrow. And Arzu is not the first victim of such a vicious action. There have been multiple such cases which have proven deadly. It could be you tomorrow as well. So it's incumbent upon each of Pakistani journalists, whether you agree with Arzu or you disagree with Arzu, doesn't matter. Stand up, speak up now.
बिल्कुल Thank you आशीष। so much, Ashish, for that. And I also want to thanks TV9 के उन्होंने आज सुबह को जो शो किया था उसमें इस टॉपिक को उन्होंने डिस्कस किया है और दे ऑल सेड के जी हम आपके साथ है। इवन बाद में भी TV9 से मैसेजेस आए और सब। आई एम सो थैंकफुल कि सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज इन मीडिया, इंडियन मीडिया, कि कोई इस तरह की पेमेंट्स नहीं आई होती हमारे पास और ना ही कोई इस तरह की बात हुई होती है जो फैलाई जा रही है। और मुसलसल मुझे कह के कि जी ISI की एजेंट है और ये, और जितने भी है 99% फेक आईडीज हैं जो आकर और कुछ भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। कभी कहते हैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कभी कहते हैं इंडियन पैनलिस्ट को कहते हैं इसके शो में ना आए, इसके साथ बात ना करें, और पता नहीं क्या क्या। और एक ने तो खैर कुछ दिन पहले फखर भी जानते हैं कि अगर नमस्कार बोला तो मार देंगे, और अगर ये किया तो एनीवे उसके बाद तो मैंने बिन्नी लगा के साड़ी भी पहनी थी। मैंने कहा जो तो वो नो बट यू नो आगू मैं आपके YouTube चैनल और इस कॉन्वर्सेशन के जरिए मैं कन्वे करना चाहता हूँ। आई हैव fortunately worked in the channels where there have been lot of India Pakistan discussions in last almost a decade. अभी मैं NewsX और इंडिया न्यूज में, उससे पहले मैं टाइम्स में था। जितने लोग ये जो आपको अगर आप अपीयर करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ में या फिर मीडिया हाउसेस के साथ में पैनल डिस्कशन में, उनको ये लग रहा है कि आरजू अगर पेमेंट के लिए कर रही है या फिर उन्हें फंडिंग हो रही है इंडिया से, मैं अकाउंट नंबर्स के साथ में उन रिटायर्ड पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के मैं रिवील कर दूंगा कि किसको कितने साल में कितने पेमेंट मिले हैं। हजारों डॉलर्स लोगों ने कितने बंगले बना लिए होंगे इस चक्कर में। तो वो फिर ये जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाले जो मसीहा बन रहे हैं वो कहाँ मुंह छुपाएंगे पता नहीं, बट दैट वुड बी अनएथिकल ऑन माय पार्ट। बट दिस इज अ मीडियम एंड टू कन्वे कि आप छोड़िए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, मैंने तो कभी नहीं किसी को पेमेंट करते हुए देखा, और मैं 10 साल से हूँ इस मीडियम में यहाँ पर जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहे। मैंने तो चैनल्स के नाम ले लिए, आई एम श्योर बाकी लोगों को पता चल गया होगा कि यस दीज आर 2-3 चैनल्स व्हिच डू मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान डिबेट। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तानी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने पेमेंट्स लिए, हजारों डॉलर्स की पेमेंट्स हुई है, पर वो इशू नहीं है क्योंकि वो कर्टसी पेमेंट्स होती हैं और वो इंडिया में भी दी जाती है। हमारे जो इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कर्टसी हो, किसी भी पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, मिलिट्री हो, स्पोर्ट्स हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो शोएब अख्तर इंडियन न्यूज चैनल्स के लिए नहीं करते हैं, दिनेश कनेरिया नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कपिल देव भी करते होंगे। तो दीज आर प्रोफेशनल फीस। पर अगर ये इसका ये कंक्लूजन निकालना कि आरजू इज बीइंग फंडेड बाय न्यू दिल्ली और द सो कॉल्ड रॉ और IB एजेंट, तो फिर वो एथिक्स वाली लाइन हमें भी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ फ्रेटर्निटी, as a colleague and as someone I know and I can vouch for her integrity, this is something that can't be tolerated. It must be पहले लेवल पर ही इसे स्ट्राइक डाउन करना जरूरी है, इससे पहले कि इस तरह के फेक ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक आईडीज से और फलाना ढिमका जितने भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके जरिए नरेशन बनाया जाए। अगर ये जरूरत पड़ी रिवील कर देंगे, वो सारे के सारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स कहाँ मुंह छुपाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं फिर मैं देखूंगा कि वो उनको कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम इंटेलिजेंस उनको कितना क्वेश्चन कर रही है, जो हजारों डॉलर मैं बता रहा हूँ बंगलों बन गए होंगे उनके गेस्ट अपीयरेंसेस से। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपने ये बिल्कुल जबरदस्त किस्म की बात की। मैं अक्सर ये बात करता हूं, मैं यहाँ पे कभी कभार बहुत कम मतलब अल जजीरा के साथ मतलब जाने का इत्तेफाक होता है। उन्होंने, मुझे नहीं पता था फर्स्ट टाइम कि यार वो क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर लिया एंड मतलब दे सेंड अमाउंट इन दैट। लेकिन उन्होंने कहा वो सिर्फ फखर यूसुफजई को नहीं देते, वो जो भी उनका गेस्ट होता है वो डिफेंस से है या किससे, वो उसको दे रहे होते हैं, और वो जिसे कहते हैं टैक्स काट के आपके अकाउंट के थ्रू, वो अकाउंट के बगैर देते भी नहीं है। कोई नहीं है कि किसी को $200 या $100 या $50 हाथ में पकड़ा देंगे कि भाई जाओ आपका हो गया बस या पैसे ले लो। कभी नहीं हुआ ऐसा। मतलब उसका जो भी उसका एक नैरेटिव है, मैं उससे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एज ए गेस्ट मैं कह रहा हूं कि उस पे लोग आते हैं, उसको पे किया जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन है यहां पर, वो कुछ लोगों को थोड़ी सी अमाउंट जो है वो देते हैं। आप अगर BBC के साथ, यहाँ BBC वाले आपसे कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई बीपर ले लें, उसके आपको वो पे करते हैं बाकायदा 100 पाउंड 150 पाउंड वो है। लेकिन
सिर्फ झूठ बोलना कि यार ये है कि भाई इसको इतने पैसे आ रहे हैं तो एक शो के, यार मैं खुद मीडिया में हूं, आरजू खुद मीडिया में, आप एक मतलब जर्नलिस्ट हैं और तकरीबन सारे बड़े ग्रुप के साथ आपने काम किया हो। $500 इज नॉट ए जोक इन दिस एरिया कि मतलब किसी को आप एक शो के लिए $500 या $200 या $300 पकड़ा देंगे और भेज देंगे। ये बात मुझे असल में समझानी है कि कभी कहीं नहीं होता। मेरे यहाँ इस पाकिस्तान में जियो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बिलियन ऑफ रुपीस का उनका मतलब सेटअप है पाकिस्तान से बाहर, यार वो नहीं देते आशीष, नहीं अफोर्ड कर सकते वो रोज। कोई वो अफोर्ड वाली भी बात होती है फकर, और साथ ही साथ कई मीडिया हाउसेस की अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज होती हैं, और जो देते भी हैं, लेट मी टेल योर व्यूअर्स एंड एवरीवन वाचिंग दिस नाउ और लिटिल लेटर, जो देते भी हैं वो बहुत बेयर मिनिमम, एज आई सेड, कि वो प्रोफेशनल और कर्टेसी एथिकल चीजें होती हैं। किसी ने हमारे लिए समय निकाला, किसी का इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ है, किसी का लाइट का इस्तेमाल हुआ है, वो बहुत बेयर मिनिमम वाली चीजें होती है। इतना कि वो टैक्सेबल ब्रैकेट में भी कभी नहीं आएगा, इतनी छोटी अमाउंट होती है, वो बहुत ही, वो भी रेयर होती है। क्या आई एम श्योर हर एक स्टेट ब्रॉडकास्टर, चाहे वो पीटीवी हो या फिर इंडिया का दूरदर्शन हो, हम ये लोग भी तो अपने गेस्ट को देते हैं। सो ये पैटर्न है कि कोई पाकिस्तान से आया, पैसे देके बिठा लो, वहां से फंडिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, फिर वो जो रिटायर्ड आरजू, फकर, कमर, चलिए आप लोग तो सिविलियन है, जर्नलिस्ट हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर्स किस बात के पैसे ले रहे हैं? आप लोग तो एक आध कभी प्रेजेंट होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स तो रोज बैठ के वहां पे चीखे दहाड़े मार रहे हैं और वो हजारों डॉलर्स ले रहे हैं। उन्होंने अपनी प्राइस वैल्यू टैग करके रखी है। आस्क मी, आई अप्रोच देम, नो, कि आप यहाँ पे आप आ सकते हैं क्या? आरजू, फकर, कमर, जिनके साथ मैं भी आता हूं, उन्होंने मुझे कभी कोई पैसे की बात नहीं की, बिकॉज वी जनरली इंटरेक्ट ऑन द नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म, जहां से बहुत ज्यादा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता है। मुझे पता है पाकिस्तान में किस ऑफिसर को फोन करो, उसका प्राइस टैग है, कैटेगराइजेशन है कि ए कैटेगरी वाले हैं, ये इतना स्टार था, इतने स्टार पर रिटायर हुए, तो उनका इतने डॉलर से नीचे आप बात करो नहीं। कई बार तो पहले पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस थिंग रेम्यूनरेशन, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर। ये मैं सोच रहा हूँ आप कैसे, अब चलिए वही बात हुई, प्रोफेशनल वाली बात हुई। अब मैं एज ए होस्ट उनको इनवाइट कर रहा हूँ गेस्ट के तौर पर, कोई मांग सकता है। माय पॉइंट इज कि उन लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है, चाहे वो न्यू दिल्ली में बैठे या इस्लामाबाद में बैठे हो या वॉशिंगटन में या लंदन में, कि इस तरह से रिटायर्ड ऑफिसर्स अगर पैसे ले रहे हैं तो उनपे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं? और वो तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वो तो पहले मांग लेते हैं। यहाँ तो फकर, आरजू, आशीष सिंह, इन लोगों को तो हमें पता भी नहीं होता। हम बैठ गए, कभी किसी ने बोला भेजा, भेज दिया, नहीं भेजा, हम तो पैसे के हिसाब से कभी नहीं आ रहे हैं। और अगर इतनी जल्दी 200-500 रुपए और ये $50-100 और ये सब, these are courtesy professional fees, तो इट मींस कि जो लोग ये ट्रोल कर रहे हैं या फिर जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो इनको इशू बना रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी समझ बहुत नीचे है, और या फिर वो किसी के बिहेस्ट पे काम कर रहे हैं कि जितने पैसे आरजू को शायद नहीं कभी मिले होंगे, उतने शायद उन ट्रोल्स को ट्वीट करने के लिए मिल रहे होंगे। वो इसलिए काम कर रहे होंगे कि इस तरह एक चीज और आशीष, क्या यहाँ पे चला रखी है 3-4 दिन से कि कहते हैं कि जी ये दोगली है, ठीक है, शी हैज अ डबल स्टैंडर्ड्स। जब ये इंडियन टीवी पे जाती है तो ये पाकिस्तान को डिफेंड कर रही होती है, और जब ये अपने चैनल पर होती है, यूट्यूब चैनल पर, तो क्रिटिसाइज कर रही होती है और कुछ और बोल रही होती है। तो भाई मैं इंडियन टीवी पे एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट गई होती हूँ ना, एज इंडियन पैनलिस्ट तो नहीं गई होती। अब चाहे मैं एग्री करूं या ना करूं गवर्नमेंट से, लेकिन एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके तो मुझे डिफेंड ही करना होता है। तब भी मैं माइनॉरिटी इशू पे कभी डिफेंड नहीं करती, हमेशा उल्टा ही बोलती हूँ। लेकिन तब भी कहेंगे कि नहीं, वहां गई थी तो इमरान खान गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही थी और अपने चैनल पे कुछ और कह रही है, और अजीब अजीब बातें फैला रखी है। और वही सब, जैसे मैं कहूंगी, फेक आईडीज होती है। ओरिजिनल आईडी से अभी तक मैंने सिंगल ट्वीट या सिंगल कमेंट नहीं देखा, और होगा भी नहीं। जी प्लीज आशीष, आपको जो ये जो फील आ रहा है ना, ये जो आपको रिएक्शन मिल रहा है ना, इट मींस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इट मींस यू आर डूइंग व्हाट इज हर्टिंग देम, इट मींस पीपल हु कांट टॉलरेट डेमोक्रेसी, हु कांट टॉलरेट कि एक महिला, एक फीमेल जर्नलिस्ट इतना ऐसे कैसे हो रही है, ऐसे कैसे बढ़ रही है, ऐसे कैसे किसी देश के रिप्रेजेंटेशन कर रही है, आवाज उठा रही है, आवाज बता रही है। उन्हें ये हजम नहीं हो सकता, उन्हें ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उन्हें हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। फेक आईडीज हो, मैं कह रहा हूँ रियल आईडीज भी हो, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी समझ नहीं है। यू डिसएग्री, दैट्स ओके। यहाँ पे हम 3 लोग हैं,
हम ही कौन सा हर एक टॉपिक पे अग्री करते हैं, हम डिसएग्री करते हैं, पर ये सोसाइटी की डिसेंट एस्पेक्ट दिखाता है कि, और ये गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को मैं बार बार कहूंगा, ये सोसाइटी और जर्नलिस्ट बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बात में, बहुत से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर कल को आरजू को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तानी गवर्नमेंट होगी, दी बॉडीज होगी, और जर्नलिस्ट लोगों को, ये सभी लोगों, चाहे न्यू दिल्ली हो इस्लामाबाद हो, उन्हें समझने की जरूरत है कि आज आरजू पे इस तरह के टारगेट हो रहे हैं, कल आप हो सकते हैं उसकी जगह पर। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने सही बात की। बस आखिर में क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका है तकरीबन खत्म होने का, लेकिन एक तो मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस है मीडिया के अंदर, वैसे तो ओवरऑल कोविड के बाद एक नया बहाना भी मिल गया हमारी हुकूमत को, लेकिन जो हमारे चैनल के ऑनर्स हैं, जिनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, सबकी मैं बात करता हूँ, जिसमें जियो और बड़े बड़े ग्रुप शामिल है, उनकी बात करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं प्रेस क्लब से आ रहा था तो मेरे टीचर जो डॉन न्यूज़पेपर के साथ काम करते हैं, तो उनसे बात हो रही थी और वो यही बात कर रहे थे। इससे मतलब जो मैं अभी आपसे पूछने लगा हूँ, वो कहते हैं फखर ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये है वो है फ्लाडिम का, और मतलब तनख्वाहों पे कट लग गया। कुछ को, बहुत सारे लोगों को आशीष पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे लोग हमारे मीडिया में जॉबलेस हुए हैं, काफी सारे लोग। लेकिन क्या इंडिया में भी इस तरीके से कुछ जगह ऐसी भी है जो सैलरीज दे ही नहीं रहे, अगर दे रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने के बाद एक सैलरी मिलती है। क्या इंडिया में भी इस किस्म का कोई है सिस्टम, या वहां पे ऐसा नहीं है? बेशक कम सैलरी है या ज्यादा है किसी की, वो एक अलग बहस है, लेकिन उनको अपनी सैलरी जिस तरह बाकी इदारे देते हैं, उनको अपनी सैलरी मिलती है और अपना वो काम कर रहे होते हैं, ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज अगर आप पूछें फकर, तो इंडिया में ये सिचुएशन नहीं है, पर हाँ कभी कभार किसी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर स्पेसिफिक रीजन, टेम्पोररीली ये चीजें हो जाती हैं, पर वो रिकवर भी होती हैं। मैं भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ जहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। दीज आर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। एज ए जर्नलिस्ट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और ना ही हम ज्यादा उसके लिए बॉदर करते हैं, अगर ये लंबा नहीं चले तो ये आती है, पर बाय एंड लार्ज इस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं इसके डायरेक्टली कोर पॉइंट पे फकर कहना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि ये ना गवर्नमेंट्स इस तरह की सिचुएशन बनाती हैं, अगर जहां पे भी इस तरह की सिचुएशन हो रही है ना, वो बनाती हैं। क्या होता है कि अगर जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी ना, अब जब आप भूखे पेट रहेंगे ना, जब आपको ईएमआईस की टेंशन रहेगी, जब आपको बीवी बच्चों की टेंशन रहेंगे, तो आप ना ये थोड़ा समाज और जर्नलिज्म और देश और ये दुनियादारी बाकी थोड़ा सा बैकफुट पे हो ही जाती है एज अ ह्यूमन बिहेवियर। तो वो चाहते हैं कि जिस कंट्री में भी इस तरह की चीजें होती है, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा बाय एंड लार्ज जैसा नहीं है, लेकिन जहां पर भी किसी भी कंट्रीज में इस तरह के मैंने इंटरनेशनली देखी है, वो गवर्नमेंट क्रिएटेड सिचुएशंस होती हैं। गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस तरह का एम्बियंस एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि आप डिपेंडेंट रहिए पैसे को लेके, आप बेसिकली आप लंगड़े लूले बने रहिए, आपको ज्यादा वरी चैनल चलाने की होगी, ना कि चैनल में क्या टॉपिक्स होगी उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बस ये होगा कि चलते रहे किसी तरह, कम से कम कॉस्ट में कम से कम स्टोरीज कवर करें, कम से कम जर्नलिस्ट रखें, कम से कम जो लोग आवाज उठाते हैं वो कर सकें। ये एटमॉस्फेयर इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज में मैंने देखा है, ये पैटर्न बनाया जाता है। और एक इसका सेकंड एस्पेक्ट भी है, मैं केवल गवर्नमेंट्स को ब्लेम करके नहीं छोड़ना चाहूंगा, उसका सेकंड एस्पेक्ट भी है सोशियो इकोनॉमिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न मीडिया में इस तरह के इश्यूज इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत सारी चीजें, पीपल पे फॉर व्हाट दे वांट, सो पीपल देयर, सोसाइटीज एंड डेमोक्रेसीज देयर, दे डू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडिया। अब यहाँ पर हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन स्पेसिफिकली इन द एशियन रीजन, वेस्टर्न सोसाइटीज और कंट्रीज जैसी है नहीं। यहाँ पे लोग उतना पे नहीं कर पाते हैं मीडिया सब्सक्रिप्शन को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, तो हम डिपेंडेंट रहेंगे एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो गवर्नमेंट क्रिएटेड सिचुएशंस होती हैं, पर दोनों एस्पेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू भी। इट्स लाइक दिस, इन जस्ट वन लाइन आई विल रैप अप, कि पब्लिक को पे नहीं करना न्यूज के लिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे तुम ये नहीं बोलते हो, वो नहीं दिखाते हो, वो नहीं। मैं उनसे, जैसे मैं बहुत सारे मिलिट्री कॉलेज में भी लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, आपके मोबाइल में कितने न्यूज एप्स हैं? सब हाथ उठाएंगे। फिर मैं पूछता हूँ आप वो हाथ उठाइए जो पे करते हैं, पे करके आपने ऐप लिया, किसी का हाथ नहीं उठता है।
तो मैं बोलता हूँ फ्री में भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। आप घर में अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं पे करके, वहां उस शेफ को बुला के आप डांट दीजिए, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। लंगर में खाना खाने जाओगे फ्री में, वहां पे बोलते हो क्या कि ये नहीं, ऐसा मेन्यू होना चाहिए, वैसी प्लेट होनी चाहिए? वहां चुपचाप जाके बैठ के खा लेते हो, क्योंकि लंगर है, फ्री में है, जो भी है। सो वो वाली चीज है जो मैं आपके व्यूअर्स को भी समझाना चाहता हूँ कि ऐसा है। इंडिया में लकीली, क्योंकि हम इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं, कंपनीज नहीं आती हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, मार्केटिंग बजट होता है, तो डिफॉल्ट प्रोसेस है जिससे एक काउंटर बैलेंस हो जाता है और ठीक ठाक चीजें चलती रहती हैं। और लकीली इंडिया में वो डिजिटल वाला और सब्सक्रिप्शन वाली चीजें थोड़ी सी मैच्योर हो गई हैं अभी और अच्छे से इम्प्रूव भी कर रही हैं। तो वो हो रहा है, तो उससे आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी न्यूज चैनल्स के पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास, न्यूज़पेपर्स के पास आ रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है, लेकिन अब कम हो गया है वो कंपोनेंट कि बस एडवर्टाइजमेंट पर ही रहें, इस कंपनी के मालिक पर ही रहें, ये बिगेस्ट फंडिंग वाले पे रहें। वो सब चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं और डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टू बेसिकली व्यूअर और जो न्यूज कंज्यूमर है और जो न्यूज प्रोवाइडर है, उनके बीच में डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आप ये वाली जो बात आप बता रहे हैं मेरे लिए बड़ी मतलब खुशी बात इसलिए है कि इससे क्वालिटी आएगी काम में। जो लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो यकीनन पब्लिक उन्हीं को सब्सक्राइब करेगी और उनको उसका पेमेंट मतलब उसके पैसे मिलेंगे। आरज़ू लास्ट हमारे पास टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट मैसेज अगर आप देना कोई चाहे तो प्लीज़ आप अपनी बात कर लें, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बस यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया को रोका जाता है वो नहीं होना चाहिए, बात अपनी करने देना चाहिए। और इस चीज में इंडियन मीडिया को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उनके यहाँ काफी आजादी है, उनके यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं वो काफी फ्रीली काम कर सकते हैं और फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया में हमारे से ज्यादा है और हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब नहीं आई थी तो वो यही बात करते थे कि जी बल्कि उनको लाया ही मीडिया है यहाँ तक। और आने के बाद उन्होंने मीडिया को जिस तरह से रोका है, जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाया है, वो काफी उस पर अफसोस होता है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरज़ू आपका एंड आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग और शो। आपने शो को ज्वाइन किया यौम जमहूरिया पर, हम मुबारकबाद भी देंगे सारे हिंदुस्तान के लोगों को। और उसके साथ साथ कोविड के ऊपर हमने बात नहीं की, लेकिन आई रियली अप्रिशिएटिंग द जो स्ट्रगल है, जो ट्राई किया हिंदुस्तान ने और उस चीज़ को बना के, जिसके लिए कभी पाकिस्तान चाइना को कह रहा है, कभी यूके को कह रहा है, कभी अमेरिका को कह रहा है, तो ये बड़ी एक अच्छी आशीष आप लोगों की होती है। आप लोग कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों की बेहतर है और उसकी वजह से यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर नजर आ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो मेरे ख्याल में उनमें ये सारी चीजें शामिल हैं। आपके अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो है या कोई और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, स्पेशली आप लोगों की जो आईटी इंडस्ट्री है, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। अभी 1-2 हफ्ते पहले डॉन ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था कि इसको बनाने वाले टाटा ग्रुप के और एक और हमारे पेशावर के रहने वाले थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूं इस वक्त, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि इन 2 लोगों ने उसको कड़ा किया और $बिलियन की एक्सपोर्ट्स आप लोगों की होती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं अपने दोस्तों में बैठकर और अपनी इवन जहां पर जिस मीडिया ग्रुप में मैं बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि हमें वी शुड लर्न। बेशक हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन अगर वो जो अच्छा कर रहे हैं हमें उनसे लर्न करना चाहिए। इजराइल बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने, हमें उनसे भी लर्न करना चाहिए। बाकी अपनी दुश्मनियां वुश्मनियां अपनी जगह पे जो रखनी है इन्होंने रखे, लेकिन यह कि जो अच्छा वो कर रहे हैं उसको हमें अप्रिशिएट करें और उससे कुछ सीखें कि हमारी जिंदगियों में बेहतरी आ जाए। आशीष, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आरजू जी आपका भी बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को देखा और होपफुली आपको और शोज भी इस चैनल के ऊपर दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आशीष ने भी अभी जाके अपने शोज भी करने हैं, लेकिन हमने उनको यहाँ पे पकड़ लिया था। आरजू ने भी यकीनन बिजी रहती हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। यूसुफ सईद, One last thing, generally I refrain Fakir speaking after the concluding remarks of the host, but मैं ये सारे ऑडियंस को जो ये वीडियो देख रहे हैं, if you can't respect a journalist, that's fine. Respect a woman, and Arzu, salute to you once again, and continue to do your work bravely. By the same time, take care of yourself and be safe. और ये जितने मैसेज वहाँ पे सरकार को या फिर व्यूअर्स को पहुँचाने थे, आई ट्राइड माय बेस्ट। I'm gonna do it further. मुझे अभी इतना ज़्यादा इंटेंसिटी पता नहीं थी, बट इस शो के बाद में I'm gonna
इंश्योर कि और अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी मैं इस चीजों को पहुंचाऊं। सारे व्यूअर्स प्लीज अगेन, यू डोंट लाइक जर्नलिस्ट, इट्स ओके, जर्नलिस्ट डोंट वर्क टू बी लाइक्ड बाय यू, इट्स ओके। हमारा काम ही ऐसा कि जो लोग हमें पसंद ना करें, but at least don't play dirty, don't go below the belt, respect a woman at least if you can't respect a woman journalist. Thank you very much. Thank you very much, Ashish. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you.